मैं एम अली आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट में पूछे गए हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग हमें अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पता होना चाहिए कि सुबह 11 बजे डेली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारी लाइव क्लास होती है। आप लोग लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में ये कहा जा रहा है कि लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों के राइटिंग स्किल का असेसमेंट करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग है, सुंदर हस्तलेख या फिर विचारों की मौलिकता। तो भाषा में जब कभी भी लेखन कौशल के आकलन की बात आए तो विचारों की मौलिकता जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल यह है कि भाषा का समझ का आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप बच्चों की लैंग्वेज से रिलेटेड जो समझ है उसका आकलन करें, तो आप कैसे प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न लिखित सामग्री को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करते हों वैसे, या जो प्रश्न नियमों को याद करने की संभावनाएं प्रस्तुत करते हों, या जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हों, या फिर जो प्रश्न परिभाषाओं को याद करने पर बल देते हों। तो भाषागत समझ का आकलन करने के लिए जो प्रश्न अच्छे हैं वो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करने वाले होने चाहिए। यानी कि जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हैं वो भाषागत समझ का आकलन करने के लिए बहुत ही अच्छे कहे जा सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षाओं में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे। ब्रेल पुस्तक जो है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है किसके लिए। ब्रेल लिपि अंधे बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो क्लासरूम में उस पुस्तक की उपलब्धता से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। पहला, प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि नहीं आती है तो उपलब्धता होने में कोई लाभ नहीं है। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल महत्वपूर्ण होता है, अतः पुस्तक के बिना काम चल सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन, ये बहुत महंगी पड़ती हैं अतः आवश्यक नहीं कि ये उपलब्ध कराई जाएं। और चौथा है, पढ़ना सीखने के लिए उनकी उपलब्धता ज़रूरी है। तो ब्रेल पुस्तकों की अगर बात की जाए तो क्लासरूम में इनकी उपलब्धता ज़रूरी है पढ़ना सीखने के लिए, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की ने अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा पे बल दिया। उन्होंने प्राइवेट स्पीच, जिसको हम लोग निजी भाषा कहते हैं, उसकी भी उन्होंने अवधारणा दी और उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे कोई काम करते हुए खुद से बात करते हैं तो वो अपने आप को निर्देशित करते रहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आधारभूत सहायता यानी कि स्कैफोल्डिंग का भी कंसेप्ट दिया और इन्होंने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का भी कंसेप्ट दिया। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो हैं बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं, ये बात सही है। इसी को वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं है, बच्चा सही से नहीं सुन पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। कक्षा में हमेशा अपने पास उसे बैठाएंगे या फिर संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज का इफ सफिशिएंट मेजर में यूज़ करेंगे, या फिर कक्षा में तेज़ आवाज़ से बोलेंगे, या फिर बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा सही से सुन नहीं पा रहा है तो आप सांकेतिक भाषा का, अपने हाथों के इशारे का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, यहाँ पे ही पे आपको ध्यान देना है, बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, ये कथन क्या है। क्या भाषा सीखने के प्रति कम समझ को दर्शाता है, अध्यापकों को अनुकरणीय भाषा का प्रयोग करना सिखाता है,
भाषा सीखने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है या फिर भाषा की कक्षा में नियोजन का परिप्रेक्ष्य बताता है। तो दोस्तों अनुकरण से ही अगर कहा जाए, ये बात सही है कि बच्चे नकल करके अनुकरण करके ज़बान सीखते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अनुकरण से ही सीखते हैं तो चौमस्की का जो विचार है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उपर्युक्त कथन के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को दर्शाता है। अगला सवाल यह है कि लेखन क्षमता संवर्धित करने के लिए सबसे आवश्यक है। बच्चों के राइटिंग स्किल को ग्रो करने के लिए, अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बच्चों ने वर्णों की आकृति का भरपूर अभ्यास किया हो, अध्यापक को लेखन के आकलन की तकनीक की समझ हो, या फिर बच्चों को लेखन का प्रयोजन यानी कि मकसद पता हो, या फिर बच्चों के पास लेखन के उपकरण पेंसिल आदि हों। तो लेखन क्षमता का अगर संवर्धन करना है, बढ़ाना है, तो बच्चों को लेखन का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य और मकसद पता होना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं, बच्चे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जिगजैग लाइन बनाते हैं, ठीक है, उनको आप क्या कह सकते हैं? जो जिगजैग लाइन है उसको आप क्या कहेंगे? तो आप उसको कह सकते हैं अपने आप में लेखन है। प्री प्राइम लेवल पर छोटे बच्चे जो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं उसको हम लिखने के अंदर शुमार करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 वर्षीय अमन का भाषाई विकास अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया है कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। ये नियम बच्चे का भाषाई विकास सही से हो, इसलिए सब लोग एक ही लैंग्वेज घर में बोलो, ये नियम घर में बनाया गया है। तो ये नियम क्या दर्शाता है? यह भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना कर रहा है, थोड़ा सा अवहेलना कर, या फिर भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण कर रहा है, या फिर भाषाई विकास के सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना कर रहा है, या फिर भाषाई विकास के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये कहा जाए कि एक ही लैंग्वेज बोलो ताकि बच्चे का भाषाई विकास अच्छा हो, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। क्यों? इसलिए कि जो बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म होती है ना, वो एज ए रिसोर्स काम करती है। बहुत सारी लैंग्वेज से जब बच्चों का नाता जुड़ेगा, बहुत सारी लैंग्वेज संपर्क में आएंगी, तो बच्चे का जो भाषाई विकास है वो अच्छा होगा। सिर्फ एक ज़बान से उसका भाषाई विकास अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जो नियम बनाया गया है कि घर में सिर्फ एक ही ज़बान बोलना चाहिए, भाषा विकास के सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करता है। अगला सवाल यह कि भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, या फिर भाषा एक दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे से तसलसल में फलती फूलती हैं। कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती है। तो भाषा से रिलेटेड अगर मैं कथन की बात करूं तो यहाँ पे जो दूसरा वाला कथन है वो सही है। जितने भी लैंग्वेज हैं सब एक साथ फलते फूलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत सभी एक साथ अगर बच्चा सीखे तो उसका भाषा विकास अच्छा होगा। तो एक साथ फलती फूलती हैं। भाषा का जो स्वरूप है बदलता रहता है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ठीक है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती, ये बात गलत है, क्योंकि मदद करती है। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो संस्कृत सीखने में आपको मदद मिलेगी, आपको उर्दू आती है तो फारसी सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती, ये बात भी गलत है। तो सही कौन सी है? दूसरी वाली बात। अगला सवाल ये कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को जीवन के भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था से परिचित कराना, या फिर सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चों को सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना होना चाहिए। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर
शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास के लिए आप किस तरह की कहानियों के चयन को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राइम लेवल पर बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने वाली, क्रिटिकल थिंकिंग को जो बढ़ाएं वैसी कहानियाँ, या फिर घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार कहानियाँ, देशभक्ति का संदेश देने वाली कहानियाँ, नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली कहानियाँ। तो प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन वाली कहानी नहीं सुना सकते। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, इसलिए पहला वाला गलत होगा। सही कौन होगा? हमें बच्चों को मज़ेदार कहानियाँ सुनानी चाहिए, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? जब विद्यार्थी बिना अटके किसी पठित सामग्री को तेज गति से उच्चारित करते हों, पढ़ते हुए अर्धविराम, पूर्णविराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हों, पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं, या फिर प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर रहे हैं। तो दोस्तों, पढ़ने का मतलब क्या होता है? सिर्फ शब्दों को तेज गति से उच्चारण करना, ये पढ़ना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पढ़ते हुए जो अनुच्छेद है उसकी मीनिंग को समझना भी होता है। तो पढ़ते हुए भाव अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपका पढ़ना हो रहा है। अगला सवाल है कि भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चे को क्या नहीं आता है। यह बच्चों को सफल और सफल की श्रेणी में रखकर उपचारात्मक शिक्षण की बात कहता है। यह बच्चों की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चों की प्रगति से करने में विश्वास रखता है। यह बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। तो दोस्तों, अगर मैं CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करूं तो ये बच्चों के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। आज का हमारा आखिरी सवाल, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं अधिक पसंद करते हैं? जो रोमांच पैदा करती हैं, जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती हैं, जो नवीन शब्दों से परिचित करवाती हैं, जो किसी प्रकार की शिक्षा देती हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हमें ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जो रोमांच पैदा करती हैं, क्योंकि बच्चे यही कहानियाँ पसंद करते हैं। तो हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ सवाल पसंद आए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और MM अली को अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।